हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 12th हिस्ट्री के अंतर्गत आपका टॉपिक है मौर्य काल में भूमिदान। जैसे कि आप जानते हैं, मौर्य काल में भूमिदान के संदर्भ में कि किस तरह से भूमिदान किए जाते थे, उसके क्या स्वरूप थे, उसके भूमिदान के पीछे क्या उद्देश्य हुआ करते थे। इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग मतांतर हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग तरीके दिए गए हैं कि क्या क्या भूमिदान के पीछे कारण थे। मौर्य काल में भूमिदान दिए जाते थे, ताम्रपत्रों का भी उल्लेख मिलता है। अभिलेखों के संदर्भ में जब चर्चा किया गया था कि अभिलेख कौन कौन से होते थे, तो जैसे पत्थरों पे, शिलाओं पे एवं खुरदरे स्थानों पे किए जाते थे। इसके साथ साथ ताम्रपत्रों पे भी जो है अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते थे। तो चलिए भूमिदान के संदर्भ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। मौर्य काल में भूमिदान के क्या स्वरूप थे। जैसा कि आप जानते हैं, मौर्य काल में राजा का प्रभावशाली लोगों द्वारा भूमिदान के पीछे इतिहासकारों के अपने अपने तर्क थे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मौर्य काल में या तो शासकों के द्वारा भूमिदान दिया जाता था। स्वाभाविक है, दान वही व्यक्ति देगा जो वैभवशाली होगा, संपन्न होगा, धनाढ्य होगा, आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत होगी। तो मौर्य काल में भी इतिहासकारों का क्या मानना है कि शासकों द्वारा या फिर धनाढ्य या संपन्न लोगों द्वारा भूमिदान की प्रक्रिया होती थी या भूमिदान दिए जाते थे। तो यहाँ पे भी वही स्थिति स्पष्ट होती है कि राजा या प्रभावशाली लोगों द्वारा भूमिदान के पीछे क्या क्या उद्देश्य थे। तो पहली बात तो ये चीज़ इंडिकेट हो गया कि भूमिदान देते कौन थे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो या फिर राजा लोग देते थे या फिर धनाढ्य या फिर संपन्न लोग जो है भूमिदान किया करते थे मौर्य काल में। अब मौर्य काल में भूमिदान राजा या संपन्न लोग करते क्यों थे, इसके पीछे इतिहासकारों का अपना अपना तर्क है, अपना अपना मत है। अलग अलग इतिहासकार अपने अपने मत देते हैं कि भूमिदान के पीछे ये कारण था या ये तर्क देते हैं। उन्हीं के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि के नए क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए दान दिए जाते थे। तो यहाँ पे इतिहासकारों का जो इस तरह से जो विचार निकल कर के आए कि भूमिदान के पीछे क्या उद्देश्य था कि कृषि क्षेत्र को मतलब शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाते थे। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हुआ करते थे जो डेवलप नहीं थे, विकसित नहीं थे, उपजाऊ नहीं थे। उन क्षेत्रों को अगर किसी वर्ग विशेष को दान दे दिया जाए तो वे क्षेत्र जो है विकसित होंगे। जैसे बहुत सारे बंजर क्षेत्र थे, बहुत सारे उपजाऊ क्षेत्र नहीं थे, वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं थे, कृषि योग्य भूमि नहीं थी। उन नए क्षेत्रों को अगर कुछ लोगों को दान दे दिया जाएगा तो शासक वर्ग जो कि उसके अधीन भूमि हुआ करती थी, जब दान दे दी जाएगी तो ऐसी भूमि जो है क्या होगी, वहाँ के निवासियों द्वारा या जिस व्यक्ति को दिया जाएगा उस व्यक्ति द्वारा पोषित होगा और वो क्षेत्र क्या हो जाएगा, उपजाऊ हो जाएगा। तो उस क्षेत्र को विकसित करने के लिए, उस क्षेत्र को कृषि योग्य बनाने के लिए जो है भूमिदान दिया जाता था। तो ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि नए भूमि क्षेत्रों को दान दिए जाने के पीछे क्या उद्देश्य था कि उस क्षेत्र का विकास किया जाए, उस क्षेत्र का कृषि योग्य भूमि के रूप में परिणत किया जाए, जिससे जो है उत्पादन होना शुरू हो जाए। तो इस तरह से जो पहला जो विचार निकल के आया इतिहासकारों के द्वारा कि भूमिदान के पीछे संपन्न या राजा वर्ग के द्वारा जो भूमिदान दिए जाते थे उसे कृषि योग्य बनाने के लिए दान दिए जाते थे, ऐसा पहला विचार निकल के आया इतिहासकारों के द्वारा। तो इतिहासकारों का क्या मानना है कि जो भूमिदान दिए जाते थे उसके पीछे क्या उद्देश्य हुआ करते थे, उन क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए दान दिए जाते थे। यानी भूमि दान देने के पीछे कृषि के नए क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि योग्य भूमि बन जाए, कृषि के क्षेत्र में विकास हो जाए, वह भूमि उर्वर हो जाए, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो, जिससे लोगों का कल्याण हो, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। भूमि की ही कृषि का जो स्रोत था, आय का जो स्रोत था वो कृषि ही था। तो कृषि विकसित होगी तो लोग भी संपन्न होंगे और उसका कुछ अंश राजा को भी प्राप्त होगा। या कभी कभी कुछ क्षेत्रों को विकसित करने के लिए राजा दान देता था, जिससे वह क्षेत्र कृषि योग्य हो जाए। तो इस तरह से इतिहासकार का जो पहला मत निकल करके आया है, क्या किस लिए आया है कि कृषि के नए क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए भूमि संपन्न वर्ग या फिर शासक के द्वारा दान दिए जाते थे। दूसरा हम लोग अध्ययन करेंगे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भूमिदान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व की ओर संकेत मिलता है।
अब यहाँ पे भी क्या निकल करके आया है, दुर्बल राजनीतिक केंद्र। जब शासन सत्ता या संपन्न वर्ग जिसका शासन सत्ता है जब कमज़ोर होने लगता है, तो जैसा राजनीतिक एक व्यवस्था है उस टाइम की राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में, जो कि केंद्रीय शासन होते थे और उसके अधीन प्रांतीय शासन हुआ करते थे, और उसकी इस तरह से श्रेणियाँ बटी हुई थी। केंद्रीय शासन में शासक पूरे भारत पे शासन करता था और प्रांतीय शासक प्रांतीय क्षेत्र पे शासन करता था। कभी कभी आने वाले टाइम में, जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय शक्ति जब कमज़ोर हो गई तो शासक वर्ग जब कमज़ोर हो गया, मुख्य जो शासक था, तो ऐसी स्थिति में प्रांतपति जो है स्वतंत्र घोषित करने की स्थिति में हो गए। कहीं कहीं पे यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है कि भूमि दान देने के पीछे का उद्देश्य जो है कि इतिहासकार मानते हैं कि राजनीतिक प्रभुत्व जो है कमज़ोर हो गया, यानी दुर्बल हो गया। तो लोगों को लालच के लिए, जिससे राजा या शासक या सामंतों पर दुर्बल होने की स्थिति में भूमि दान दे करके अपने समर्थक प्राप्त कर लिए। यानी सामंत वर्ग या अन्य लोगों को जो भूमि दान दी गई थी उसके पीछे का उद्देश्य क्या था, उन लोगों का समर्थन प्राप्त हो जाए। जब भूमि दे देंगे दान के रूप में तो ऐसे लोगों का क्या मिलेगा, समर्थन मिलेगा, चाहे सैन्य सहायता के रूप में, चाहे मानव सहायता के रूप में। तो इस तरह से चूँकि राजनीतिक शक्ति कमज़ोर होने लगी थी, ऐसा इतिहासकारों का मानना था। जब भूमि दान दे दी जाएगी तो एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा तबका खड़ा होगा जो उन्हें राजनीतिक रूप से क्या प्रदान करेगा, समर्थन प्रदान करेगा, और उनकी स्थिति क्या होगी, मजबूती होगी। तो ऐसा इतिहासकारों का मानना है। इस तरह से दो स्थितियाँ, दो विचार निकल करके आते हैं। पहला इतिहासकारों का मानना है कि भूमि दान के पीछे जो उद्देश्य था मौर्य काल में, कृषि योग्य भूमि का विकास करना, नए कृषि योग्य क्षेत्रों का विकास करना, जिससे वह क्षेत्र कृषि के क्षेत्र में उर्वर क्षेत्र बने। और दूसरा इतिहासकारों का क्या मानना है कि भूमि जो दान दी जाती थी राजा के द्वारा, उच्च वर्ग के द्वारा, उसके पीछे का जो उद्देश्य था कि राजनीतिक सत्ता जब कमज़ोर होने लगी तो अपने समर्थन के लिए ऐसे लोगों को भूमि दान दिया जाने लगा जिससे उनका समर्थन प्राप्त हो सके और वे अपना राजनीतिक सत्ता कायम करते रहें या कायम कर सकें। तो इस तरह से भूमि दान के पीछे इतिहासकारों के दो मत निकल करके आते हैं मौर्य काल में। हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। एक शब्दावली आई है अग्रहार। अग्रहार क्या है, इसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। अग्रहार उस भूमि या उस भूभाग को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था। तो अग्रहार से क्या निकल करके आया, अग्रहार किसे कहते हैं, उस भूभाग को, यानी भूखंड के एक क्षेत्र को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था। तो यहाँ ब्राह्मणों को, या कभी कभी विकल्प में आता है क्वेश्चन एग्जाम में, अग्रहार ब्राह्मणों को दिया जाता था, क्षत्रियों को दिया जाता था, वैश्यों को दिया जाता था या शूद्रों को दिया जाता था। तो चार विकल्प रहते हैं, चारों में ऑप्शन जैसे रहता है तो इसमें जो विकल्प सही होगा उसको आप करेंगे। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देने की बात है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अग्रहार उस भूभाग को कहते हैं जो किसको दिया जाता था, ब्राह्मणों को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम दृष्टिकोण से दिया जाता था। इन ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे। अग्रहार की यहाँ पे दो विशेषता निकल के आई है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अतिलघु प्रश्न के रूप में भी और वैकल्पिक प्रश्न के रूप में, दोनों के रूपों में ही यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या निकल के आया, अग्रहार उस भूमि को कहते हैं जो किसे दिया जाता था, ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था। और इसकी और विशेषता क्या है कि ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे, यानी कर से ये भूमि रहित होती थी। ब्राह्मणों को स्थानीय लोगों से कर वसूलने का भी अधिकार प्राप्त होता था। तो अग्रहार जो है ये अपनी आप में विशेषता है। अग्रहार कभी कभी अलग से क्वेश्चन भी आता है, अग्रहार के विषय में आप क्या जानते हैं इसका उल्लेख करें। तो इस तरह से आपकी ये विशेषता निकल करके आई कि अग्रहार जो है उस भूमि को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था। अगली विशेषता कि ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे और ब्राह्मणों को इस भूमि पर क्या अधिकार होता था कि वे स्थानीय लोगों से कर वसूली का अधिकार उसे प्राप्त होता था। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। एक ताम्रपत्र आया है, जैसा कि अभिलेखों में उल्लेख मिलता है, स्तंभों में उल्लेख मिलता है। अभिलेखों के माध्यम से तत्कालीन शासक के विषय में, तत्कालीन समाज के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेखों के माध्यम से शासक के द्वारा किसी विशेष प्रयोजन के संदर्भ में कोई धार्मिक उत्सव, धार्मिक आयोजन किया जाता था, कोई राजाज्ञा जारी किया जाता था
जैसे सम्राट अशोक ने धर्म के बारे में जो लिखा था वो अभिलेखों में उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से अभिलेखों के माध्यम से हमें शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। उसी क्रम में ताम्रपत्र भी था। ताम्रपत्र जो होता था शासक के द्वारा लिखवाया जाता था, तांबे की प्लेट होती थी इस पर भी अभिलेख लिखे जाते थे। कभी कभी जब भूमि दान में दी जाती थी तो पूरा अभिलेख लिखा जाता था, फला शासक के द्वारा फला तिथि को इतनी बीघे या इतने वर्ग क्षेत्र भूमि फला व्यक्ति को दान में दी जा रही है। यह भूमि क्या होगी, कर रहित होगी, यानी जिस व्यक्ति को दिया जा रहा है उससे कर नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह से ताम्रपत्र एक प्रकार का प्रमाण पत्र भी के रूप में भी काम करता था। अभिलेख तो होता ही था, प्रमाण पत्र के रूप में भी काम करता था, जिससे आने वाले समय में अगला उत्तराधिकारी उस क्षेत्र से उस भूमि से कर ना वसूल सके। तो इस तरह से ताम्रपत्र तांबे की प्लेट होती थी और उस पर भी अभिलेख उत्कीर्ण होता था। और यह भी जो है शासकों के विषय में, कोई विशेष घटना के विषय में या धर्म से संबंधित विषय में, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया सम्राट अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए उसने जो जो चीज़ें लिखी, मानवीय कल्याण के लिए जो जो उसने कार्य किए, लोगों को नैतिकता और मूल्यों के विकास के लिए जो जो उसने कार्य किए, विदेशों में किस तरह से राजदूतों को भेजा, उन सभी का उसने जो है अभिलेखों में उत्कीर्ण कराया। तो यहाँ पे भी ताम्रपत्र भी एक घटनाक्रम, कोई भूमि दान में दी जा रही है, कोई विशेष चीज़ें हैं, उस पर उत्कीर्ण किया जाता था उस ताम्रपत्र पे। और ताम्रपत्र एक दूसरे रूप में भी एक प्रमाण पत्र के रूप में काम करता था कि फला व्यक्ति को ये भूमि दान में दी जा रही है। जैसे वर्तमान समय में भूमि का क्रय और विक्रय होता है तो उसका जो है प्रमाण पत्र होता है, उसका जो है एक कागज़ होते हैं, उस पर दर्ज किए जाते हैं। तो इसी तरह से इसमें भी वही चीज़ थी, एक मतलब प्रमाण पत्र के रूप में दिया जाता था कि इस व्यक्ति को फला तिथि को फला शासक के द्वारा इतनी भूमि दान में दी जा रही है। तो ताम्रपत्र जो है इस रूप में उल्लेख मिलता है। इसी क्रम में एक शब्दावली आई है, श्रेणी की आई है। श्रेणी क्या है? डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं श्रेणी जो है व्यापारियों का समूह है। बहुत ही धनाढ्य वर्ग था। श्रेणी जो है व्यापारियों का समूह था। प्राचीन काल से श्रेणी अस्तित्व में था। तो व्यापारियों का समूह, विकल्पी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रेणी से क्या तात्पर्य है? तो श्रेणी क्या है? व्यापारियों का समूह था। कभी कभी शासकों को युद्ध में लगातार रत रहने से कभी कभी राजकोष खाली हो जाता था। तो ऐसे परिस्थितियों में शासक जो है श्रेणियों से कर भी लेता था, यानी ब्याज के रूप में या ऐसे कह सकते हैं कर प्राप्त करता था। बाद में जब उसकी स्थिति मजबूत हो जाती थी तो उसे कर वापस कर देता था। तो यहाँ पे भी श्रेणी क्या से क्या तात्पर्य है? व्यापारियों का क्या था? एक समूह था, संगठन था व्यापारिक वर्ग का, जो व्यापार के क्षेत्र में संगठित होकर के कार्य करते थे, नियम बनाते थे, निर्देश देते थे और व्यवसाय को उन्नति अवस्था में ले जाते थे। डियर स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में आपने मौर्य काल में भूमिदान के संदर्भ में आपने अध्ययन किया कि किस तरह से इतिहासकारों के द्वारा भूमिदान के संदर्भ में क्या क्या मत हैं, कैसे वे विचार अपना देते हैं, किस रूप में, कैसे भूमि के रूप में अलग अलग तर्क देते हैं। इसी क्रम में आपने अग्रहार के संदर्भ में, ताम्रपत्र के संदर्भ में और श्रेणी के संदर्भ में अध्ययन किया। अपने विषय बस कहीं समाप्त करते हैं, फिर से नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।